हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 8 यानी कि 8 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पर हिस्ट्री क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द फर्स्ट मैसूर वॉर fought between the British and Hyder Ali in 1767 to 1769 AD came to an end by। तो 1767 से लेकर के 1759 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा जो है तो समाप्त हुआ था। तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था वो देखो आपसे पूछा गया है। तो 2-3 पॉइंट्स आपके इसी क्वेश्चन में देखो क्लियर हो गए। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो वह किन किन के मध्य में लड़ा गया था। तो एक तो वह अंग्रेजों के मध्य में और हैदर अली के मध्य में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था क्योंकि डेट देखो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1767 से लेकर के 1769 तक यह युद्ध हुआ था। ये देखो आपको पता चल गया। अब यह कौन सी संधि के तहत देखो समाप्त हुआ था तो वो आपको बताना है। तो यह मद्रास की संधि के तहत जो है तो समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता चल गया। टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? तो टोटल हुए थे 4। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो आपको पता चल गया। पहला कब हुआ था? 1767 से लेकर के 1769 तक। और इस यह युद्ध जो है तो मद्रास की संधि के तहत जो है तो समाप्त हुआ था। हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में यह युद्ध जो है तो लड़ा गया था और इसमें हैदर अली की देखो जीत हुई थी। आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन से युद्धों में ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे टोटल 4 हुए थे। तो इन 4 युद्धों में अंग्रेजों की हार कौन से युद्ध में हुई थी? तो अंग्रेजों की हार जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी में हुई थी। बाकी के 3 युद्धों में अंग्रेज जीते थे। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब से लेकर के कब तक हुआ था? तो यह 1780 1780 से लेकर के 1784 के मध्य में हुआ था। अब इसमें क्या होता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। उसके बाद जो टीपू सुल्तान होता है वह युद्ध को जारी रखता है और जारी रखता है तो बाद में मंगलौर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। तो मंगलौर की संधि 1784 में होती है और उस संधि के तहत दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है तो समाप्त हो जाता है। अच्छा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से लेकर के 1792 के मध्य में लड़ा जाता है और यह टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में लड़ा जाता है और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है तो समाप्त होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब होता है? तो यह 1799 में होता है। और इस युद्ध में होता क्या है, जो वेलेज़ली होता है, जो अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय वेलेज़ली। तो वेलेज़ली टीपू सुल्तान के सामने जो है तो सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है और टीपू जो है तो मानने से इनकार कर देता है। तो बाद में वेलेज़ली जो है तो युद्ध की घोषणा कर देता है और उसी युद्ध में 1799 की बात है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू की मृत्यु कब हुई थी? एग्ज़ैक्ट डेट आपसे पूछी जाती है। तो 4 मई 1799 की तारीख को जो है तो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा और चौथा कब-कब हुआ था वो हमने देख लिया और कौन-सी संधि के तहत वह समाप्त हुआ था वो भी हमने देख लिया। कुछ और क्वेश्चंस अगर हम देखें, जैसे कि आपसे पूछा जाता है शेर-ए-मैसूर किसको कहा जाता है? तो शेर-ए-मैसूर यह किसको कहा जाता है? तो यह टिप्पू सुल्तान को ही कहा जाता है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है तो किसने की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने ही की थी और कहाँ पर की थी? श्रीरंगपट्टनम में की थी। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने इस क्वेश्चन से संबंधित देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया द फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो भारत के कौन से क्षेत्र में
प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव जो है तो मनाया जाता है, तो वह कहाँ पर मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो अभी हाल-फिलहाल आपको पता होगा जून महीने में जो रथ यात्रा उत्सव है, वह मनाया गया है। तो वह कहाँ पर मनाया जाता है? तो वह उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह मनाया कब जाता है? तो स्नान पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है। और कब यह मनाया गया था? तो जून जैसे महीने में यह मनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको भी पता है बहुत बार एग्ज़ाम्स में बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से की फैक्ट हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो सेंटर लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आपको भी पता है जो सेंटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को यह रिपीट करते हैं स्टेट के एग्ज़ाम में। तो जो सेंटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता चल गया रथ यात्रा उत्सव जो है तो पुरी में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने रथ होते हैं? तो इसमें 3 रथ होते हैं। किस-किस का रथ होता है? तो एक तो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, एक उनकी बहन देवी सुभद्रा का रथ होता है और एक उनके भाई बलभद्र का रथ होता है। तो 3 रथ यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगन्नाथ हो गया, सुभद्रा हो गया और बलभद्र हो गया। इन तीनों के रथ को क्या-क्या कहा जाता है और वह कौन-कौन से रंग के होते हैं और उनमें टोटल कितने पहिए लगे होते हैं? ये क्वेश्चन देखो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं जो कि आपसे पूछे जाएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ की। तो इस रथ को देखो नंदी घोष कहा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है कि नंदी घोष किस रथ को कहा जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है और यह रथ लाल और पीले रंग का होता है। कौन-कौन से रंग का होता है? लाल और पीले रंग का, रेड और येलो रंग का होता है और इसमें टोटल कितने पहिए होते हैं? तो इसमें टोटल 16 पहिए होते हैं। अब बात करते हैं देवी सुभद्रा के रथ की। तो इस रथ को देखो दर्पदलन कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। अब जो भी मैं क्वेश्चन्स आपको बता रहा हूँ, ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देवी सुभद्रा का रथ, इसको दर्पदलन कहा जाता है। यह कौन से रंग का होता है? तो यह लाल और काले रंग का होता है, यानी कि रेड और ब्लैक रंग का होता है। इसमें टोटल देखो पहिए कितने होते हैं? तो इसमें टोटल जो है तो 12 पहिए होते हैं। उसी के साथ बलभद्र रथ की बात करते हैं। तो बलभद्र रथ को जो है तो क्या कहा जाता है? तो इसको ताल ध्वज देखो कहा जाता है, ये भी आपको पता चल गया। और यह रथ लाल और हरे रंग का होता है, यानी कि रेड और ग्रीन रंग का होता है और इसमें टोटल जो है तो 14 पहिए लगे होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। आपको पता है उड़ीसा से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, वह कब जो है तो बनाया गया था? और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार जो है तो बनता है। तो 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था और किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था? तो गंग वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, उसका निर्माण किया गया था और शताब्दी भी देखो आपसे पूछी जाती है। तो 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तो यहाँ से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर देखो फॉलो ज़रूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीवाने बंदगान वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किसका विभाग हुआ करता था? क्या वह एजुकेशन का विभाग हुआ करता था, रिलीजियस टैक्स का विभाग हुआ करता था, स्लेव्स यानी कि दासों का विभाग हुआ करता था, या फिर मार्केट कंट्रोल सिस्टम बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका एक विभाग हुआ करता था? तो आपको देखो ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो दीवाने बंदगान इसकी स्थापना देखो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाई गई थी और यह किन के ऊपर जो है तो एक विभाग था, तो यह स्लेव्स यानी कि दासों का एक विभाग हुआ करता था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया? दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा देखो करवाई गई थी। अब फिरोज शाह तुगलक, यह तुगलक वंश का एक राजा हुआ करता था। बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको ध्यान से सुनना है। आपको पता है दिल्ली सल्तनत काल में टोटल 5 वंश हुए। 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत काल में जो है तो शासन किया था। अब वो कौन-कौन से थे? तो उनमें सबसे पहले था गुलाम वंश, गुलामों के बाद आते हैं खिलजी वंश, खिलजी के बाद आते हैं तुगलक वंश, तुगलक के बाद आते हैं सैयद वंश और सैयद के बाद कौन आते हैं? तो वो आते हैं लोदी वंश। हम यहाँ पर बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश कब से कब तक
दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे थे? वो भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो ये जो तुगलक वंश था, यह 1320 से लेकर के 1398 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे और तुगलक वंश की स्थापना देखो किन्होंने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसी फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, जो कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब फिरोज शाह तुगलक की हम यहाँ पर बात करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से जो है तो सीक्वेंस रहता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने बंदगान की देखो स्थापना की गई, ये पहले आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो यह 1351 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसी ने आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में हुआ करती थी? तो वह किसके शासनकाल में हुआ करती थी? फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में हुआ करती थी और इन्हीं दासों की देखभाल के लिए उसने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। तो आई होप ये भी आपको पता चल गया, सल्तनत काल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ करती थी और इन्हीं की देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने बंदगान ये आपको पता चल गया। एक और देखो आपसे पूछा जाता है दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात यह विभाग जो है तो किन के ऊपर था और इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये 2 क्वेश्चंस हैं, देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक तो दीवाने बंदगान और एक दीवाने खैरात। दीवाने खैरात की भी स्थापना देखो फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी और यह विभाग जो है तो किनके ऊपर था? तो यह विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। विभाग का नाम क्या था? दीवाने खैरात। तो यहाँ से भी आपके 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनसे संबंधित और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वह कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन-सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था या फिर हम कहें कि सल्तनत काल में पूरी तरह इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सल्तनत काल में पूरी तरह इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहरों का निर्माण भी देखो इसी के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी ने ये जो फिरोज शाह तुगलक था, आप सभी को पता है हमारे कांगड़ा के नगरकोट पर इसने आक्रमण किया था और वहाँ पर जो ज्वालामुखी का मंदिर था, वहाँ से यह 1300 संस्कृत की पुस्तकें उठा कर के लेकर चला गया था और उनका अनुवाद फ़ारसी में किया था। तो फ़ारसी में उनका अनुवाद अज्जुदीन खालिद खानी के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको बताया कि नगरकोट पर ज्वालामुखी मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था, लगभग 1365 ईस्वी की यह बात है। तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था? वो देखो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे और इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से की पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल रानी टू रानी गैदी नल्लू? तो निम्नलिखित में से किसने रानी गैदी नल्लू को रानी की उपाधि दी थी? तो वो किन्होंने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी? अब यहाँ पर देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कंफ्यूजन से ही देखो आपको बचना है। आपके हमीरपुर बोर्ड में पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था? आपसे पूछा जाता था कि रानी गैदी नल्लू का संबंध कौन से स्टेट से है? तो वो आप बताते थे कि इनका संबंध जो है तो मणिपुर से है, वो आप बताते थे। बट यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रानी गैदी नल्ली को रानी की उपाधि किन्होंने दी थी? तो देखो आपको पता होना चाहिए कि उनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो रानी गैदी नल्लू थी, देखो इन्होंने एक आंदोलन जो है तो शुरू किया था मणिपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है और उस आंदोलन का नाम था जिया तरंग आंदोलन। तो जिया तरंग आंदोलन जो है तो कहाँ से रानी गैदी नल्लू ने शुरू किया था? तो कहाँ से किया था? मणिपुर से किया था और आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, रानी गैदी नल्लू का संबंध कहाँ से है? तो वो मणिपुर से है। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो जिया तरंग आंदोलन था, इसी आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है और ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है। तो हिराका आंदोलन भी जिया तरंग आंदोलन को ही कहा जाता है, तो ये भी आपको देखो ध्यान में रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वीन ऑफ नागाज़, क्वीन ऑफ नागाज़ किनको कहा जाता है? तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है कि रानी गैदी नल्ली को ही क्वीन ऑफ नागाज़ कहा जाता है। एक और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन ऑफ आर्क यह किनको कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए
कि ये भी रानी गैदीनल्यू को ही कहा जाता है। अब जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया रानी गैदीनल्यू ने जिया तरंग आंदोलन, जिसको हिराका आंदोलन कहते हैं, उसको शुरू किया था। तो देखो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना था और उनका जो कॉलोनियल रिजीम था, उसके भी विरुद्ध यह आंदोलन हुआ करता था। और साथ ही साथ जो उनका खुद का नागा रिलीजन था, तो नागा रिलीजन को भी रिवाइव करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी की फैक्ट बन सकते थे, वो भी सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द फाउंडर ऑफ 4 मोनेस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? तो भारत के 4 कोनों में स्थित 4 मठों का संस्थापक कौन थे? तो वह शंकराचार्य थे, शंकरदेव थे, निम्बकाचार्य थे या फिर रामानंद थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के 4 कोनों में स्थित 4 मठों के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आदि शंकराचार्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो आपके हमिरपुर बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता था कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में किनके द्वारा की गई थी? तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में शंकराचार्य के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी? तो 7वीं शताब्दी के दौरान जो है तो की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपके हमिरपुर बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछा जाता था। आपसे पूछा जाता था कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान में रखना है, इनका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके हमिरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल के कलाड़ी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो केदारनाथ, केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने क्या देखा? भारत के 4 कोनों में 4 मठों के संस्थापक थे शंकराचार्य। अब वो कौन-कौन से मठ हैं, उनके क्या नाम हैं और वह कौन-सी स्टेट में पाए जाते हैं, वो देखो आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। तो सबसे उत्तर में कौन-सा मठ है? तो सबसे उत्तर में है ज्योतिष पीठ। कौन-सा है? ज्योतिष पीठ। और ये कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। अच्छा, सबसे पूर्व में कौन-सा मठ है? तो वो है गोवर्धन पीठ। और ये जो गोवर्धन पीठ है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो यह उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। अच्छा, सबसे दक्षिण में कौन-सा जो है तो मठ है? तो सबसे दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है। कौन-सा है? श्रृंगेरी मठ। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो कर्नाटक के मैसूर में यह पड़ता है। उसी के साथ-साथ सबसे पश्चिम में कौन-सा मठ है? तो सबसे पश्चिम में इन्होंने शारदा पीठ का निर्माण करवाया हुआ था, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो वह द्वारका, गुजरात में पड़ता है। तो 4 मठों का निर्माण किन्होंने करवाया था? शंकराचार्य ने करवाया था। और वो कौन-कौन से मठ हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका स्टेट कहाँ पर पड़ता है? वो सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन बी में है शंकरदेव। तो शंकरदेव से भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको पता होगा कि असम को पहले क्या बोलते थे? तो असम को पहले जो है तो कामरूप बोला जाता था। ये देखो आपको पता होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि कामरूप क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की थी? या फिर हम कहें असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की थी? तो वो की थी शंकरदेव ने। और ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन सी में है निम्बकाचार्य। तो निम्बकाचार्य से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपसे पूछा जाता है सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? तो वह की थी निम्बकाचार्य ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन डी में है रामानंद। अच्छा, रामानंद से एक सीक्वेंस बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मीराबाई तो आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे एक सीक्वेंस बनता है कि रैदास के गुरु कौन थे? तो रैदास के गुरु थे गुरु रामानंद। तो मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताया? जो मीराबाई थी, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो वो थे रैदास। और रैदास के गुरु कौन थे? तो वो थे रामानंद। ये सीक्वेंस देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बन सकते थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट राणा सांगा टू बी अ जिहाद एंड एडप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द विक्ट्री? तो निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद घोषित किया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वह किसने की थी? ऑब्वियसली बाबर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। और पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल, पूरी की पूरी डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध उसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में बाबर, आप सभी को पता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी, ये आपको पता चल गया। अब इस युद्ध के बाद भी उसको 3 युद्ध यहाँ पर लड़ने पड़ते हैं। तो कौन-कौन से वह युद्ध हैं, किन-किन के साथ वह युद्ध होते हैं, वो आपसे बहुत बार देखो पूछा जाता है। तो उसके बाद एक तो हमने देखा पानीपत का पहला युद्ध, उसके बाद लड़ा जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा जाता है और यह किसके विरुद्ध लड़ा जाता है?
तो राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध होता है और ये कब होता है? 1528 में होता है। और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। चंदेरी के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध होता है और घाघरा का युद्ध जो है तो 1529 में होता है। और ये किस किस के मध्य में लड़ा गया? तो महमूद लोदी एक अफगान हुआ करता था और साथ में बाबर। तो महमूद लोदी और बाबर ने इस युद्ध को लड़ा था और इन चारों के चारों युद्धों में जीत किसको हुई थी? तो वो हुई थी बाबर को। तो बाबर से कुछ एक क्वेश्चंस बन सकते थे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस देखो मैंने आपको बताए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है शाहरुख। शाहरुख नामक सिक्का जो एक चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसको किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का यह बाबर के द्वारा चलाया गया था, तो ये आपको पता चल गया। उसी के साथ-साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को कौन-सी भाषा में लिखा था? और ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाते हैं, फ़ारसी में लिखा था, टर्की में लिखा था, उर्दू में लिखा था, तो वो किस में लिखा था? और बच्चे देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बाबर का पुत्र कौन था? और उस पुत्र के द्वारा कौन-कौन से युद्ध जो है तो लड़े गए थे? कब लड़े गए थे? और किसके साथ लड़े गए थे? वो सारा का सारा आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन्स हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर डिड महात्मा गांधी एस्टेब्लिश द सेवाग्राम आश्रम इन 1936? तो महात्मा गांधी ने 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? मैं आपको देखो बार-बार बता रहा हूँ, सेवाग्राम आश्रम को ही क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था वर्धा आश्रम। और ये वर्धा नामक जगह कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है महाराष्ट्र में। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम, जिसको हम वर्धा आश्रम बोलते हैं, उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा नामक जगह पर की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वर्धा ये जो आश्रम था, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने करी कब थी? तो 1936 में की थी। डेट्स पर देखो आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर रखना है। उसी के साथ-साथ कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1904 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो वो की थी डरबन नामक जगह पर। और ये डरबन नामक जगह कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है साउथ अफ्रीका में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है टॉल्स्टॉय फार्म। तो टॉल्स्टॉय फार्म इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने ही की थी। कब की थी? 1910 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो वह साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की थी। तो 3 पॉइंट्स आपके पता चल गए। डरबन, जो कि डरबन में जो है तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, 1904 में की थी। जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अच्छा, ऑप्शन सी में है साबरमती। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की कब थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में की थी। और साबरमती कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। ये भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी की यहाँ पे बात आई है, तो इनसे संबंधित कुछ और भी फैक्ट बनते हैं, जैसे कि इनके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। तो कब इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? 1909 में लिखी थी। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, यह पुस्तक भी किनके ऊपर है? तो वो यह भी महात्मा गांधी के ही ऊपर है। उसी के साथ-साथ द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो वो भी महात्मा गांधी ने ही किया था। और कब किया था? 1903 में किया था। कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है। द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1903 में किया था। और कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। तो महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? और महात्मा गांधी ने कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कब की थी? और वो कौन से नंबर का अधिवेशन था? वो सारा देखो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।